नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि मौसम बदल रहा है इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सबकी चिंताएं हैं, तो ऐसे में हम जरूर पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक हैं और हम आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल रूस और यूक्रेन से जो जंग है ना उससे जुड़ा हुआ ही लेते हैं कि वर्तमान स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में क्या है और जिस तरीके से रूस पर हमले किए गए और लगभग 140 के आसपास लोगों की मौत भी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है, कैसे इसमें ISI का नाम आ गया और साथ ही साथ अमेरिका के रुख को लेकर रूस क्यों अपने तेवर दिखा रहा है? बिल्कुल। और ये अंकित बहुत बड़ा मोड़ है एक्चुअली देखा जाए ये लड़ाई में, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वाले में हमने बात किया था कि शांति की एक हम तो शुरू से भारत तो शुरू से कह रहे हैं कि शांति की प्रक्रिया आगे बढ़े। कुछ पहल भारत से भी हुई थी। बिल्कुल। जेलेंस्की और पुतिन दोनों से हमारे प्रधानमंत्री ने बात भी की थी और लगा था कि एक पहल होगी भारत की इसमें, जिसमें शांति की वार्ता या कम से कम कुछ नहीं तो युद्ध विराम की बात होगी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने एक ही दिन उन्होंने जेलेंस्की और पहले पुतिन से फिर जेलेंस्की से बात किया था। और इसी बीच खबर आई थी कि स्विट्जरलैंड भी जो है एक मीटिंग बुलाने जा रहा है इसके ऊपर। लेकिन अभी देखिए ये 22 तारीख को ये मोड़ अलग आ गया। हाँ, जो ये चीज हुई। और ये अगर देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि ये कोई नई चीज है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह का इतने बड़े लेवल पर ये हादसा हुआ नहीं है। और उस समय जबकि रूस के लोग समझ रहे थे कि अंदर जो कुछ हो रहा है बॉर्डर्स के ऊपर है, यूक्रेन के अंदर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कुछ नहीं होगा, सब जो है सभी सेफ हैं। और ये अटैक देखिए हुआ कैसे भी, एक मतलब बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा इंटेलिजेंस फेलियर तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही थी वहाँ पर हजारों में, और एक म्यूजिकल कंसर्ट था और वहाँ पर टेररिस्ट जाते हैं और वहाँ अटैक करते हैं इस हिसाब से। और ऑफ कोर्स उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन जो रिस्पांस था वो भी देखा जाए तो थोड़ा डिलेड था जो लगा। और इस वजह से मुझे लगा क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक और ताज्जुब की बात है जो आप कह रहे थे कि अमेरिका और ISIS और बाकियों का जो यूक्रेन का नाम आ रहा है, ब्लेम पहले यूक्रेन को ही किया इन्होंने, पहले ब्लेम यूक्रेन को किया। अमेरिका का क्लैरिफिकेशन आया कि यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है इसमें, और अमेरिका ने बाद में बोला कि ISIS है। तो ये भी थोड़ी ताज्जुब की बात है कि अमेरिका कैसे पहले ही उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन का हाथ नहीं है, या तो उनको पता था किसका हाथ है, पहली चीज। दूसरी बात ISIS का हाथ, ISIS देखिए ऐसा नहीं कि उसने हरकत नहीं की, ISIS ने लेटेस्ट आप देखिए ईरान में जो 100 लोग मरे थे पिछले साल, वो हमको पता है। उससे पहले 2015 में ISIS ने फ्रांस में एक ISI ऐसी हरकतें करता रहा है, लेकिन ISIS ऐसे इस टाइप के करता रहा है। लेकिन ये चीज रूस में जो है, और रूस में जाके ISI करे, ये वो करना जो है थोड़ी वेस्ट के खिलाफ हो रहता है, वो सबको पता है। सबके रूस के खिलाफ इतना ज्यादा कभी ओपन में ISIS नहीं आया है। बिल्कुल। और जिनका कहना था कि ISIS की मतलब खुरासन तो है जो अफगानिस्तान में पूरा अपोज करता रहा है इनको, रूस को। और ISIS चेचन्स तो पहले से ही रूस के खिलाफ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका नाम आया है, लेकिन इनका नाम पहले कभी नहीं आया। और इस तरह की कार्रवाई करते हैं भी नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। लेकिन ये देखिए अमेरिका ने ये भी बोला कि उन्होंने मार्च में शुरू में 7 या 8 मार्च को बता रखा था कि ऐसी चीज हो सकती है। अब वो कहाँ से उनके पास खबर आई ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज जरूर और है कि देखिए जिस दिन हादसा हुआ 22 को, आई थिंक 20 या 21 को ही
अमेरिका ने यहाँ तक अपने लोगों को जो रूस में अमेरिकन हैं उनको बोला था कि आप जनरली उस जनरल इलाके के आसपास नहीं जाइए। बिल्कुल। तो ये चीजें कुछ हैं कि जो कि जिसको देख करके रूस ने बोला है कि भाई आपको पूरा एविडेंस था तो कहाँ है बताइए। तो रूस ने तो क्लियर कट कहा है कि ये तो यूक्रेन का हाथ है, और अब कह रहे हैं वो कि इसके पीछे अमेरिका और इंग्लैंड का भी हाथ है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूक्रेन ने मिलकर कराया है। तो ये जो कुछ है ये बड़ा थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन एक ये बहुत बड़ी चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि लड़ाई जहां पर है उसकी बात तो सब कर रहे हैं, सब बता रहे हैं क्या सही गलत है, लेकिन बीच में आके और ऐसी जगह पर जो सिविलियंस जिनका कि कोई उनसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके ऊपर इस तरह का अटैक करना, 130-40 लोगों का मारा जाना, ये बड़ी हास्यास्पद चीज है। और दूसरा देखिए, जो मिलिटेंट्स आए थे वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स लेके आए थे। उनके जैकेट जो थे वो भी मतलब पूरी तरीके से अपने आप को, हाँ, मतलब ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिलीन के जैकेट थे जो कि ब्लास्ट हो जाए, वो ऐसी चीजें लेकर के आए थे। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा ऐसा मेरे हिसाब से है कि इतनी ये वेल प्लान्ड था, पूरी प्लानिंग की गई थी, और प्लानिंग के साथ उसका जो स्लीपर सेल्स वगैरह हैं, वहाँ के जो लोग हैं, अब जैसे रूस ने पकड़ा इसमें से 11 लोगों को इन्होंने पकड़ा, जिसमें 4 कह रहे हैं कि मिलिटेंट जो अटैक किए थे वो थे, और वो जो है उन्होंने बताया भी कि तजाकिस्तान से आए थे उनका। तो अब पूरी डिटेल्स तो इन्होंने नहीं दी और देंगे भी नहीं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा आता नहीं, पता नहीं करते। बट मुख्य चीज ये है कि काफी तजाकिस्तान के लोग रूस में काम करते हैं, बहुत लोग हैं। तो अब किसने इनको लिया, किसने इनको ब्रेन वॉश किया? अगर आप उनकी एज प्रोफाइल देखिए, जो आए थे 21 साल से लेके 51 साल तक के हैं। एक 51 साल का था, बाकी 21, 28, 39 ऐसे जो पकड़े गए हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल यंग थे जो कि ऐसे ही ब्रेन वॉश हो गए। बिल्कुल। तो कुछ तो ऐसे थे जो कि ऑलरेडी वहाँ थे और उनको या तो पैसे की लालच और बाकी जितनी भी चीजें थी उस वजह से हुआ होगा। और इन लोगों का कहना है कि वो पुतिन से के अपोजिशन में थे और वो किए, लेकिन लगता नहीं कि ऐसी हालात में इस तरह वो कर पाएंगे जब तक कि कोई उनको कोई बैकिंग नहीं मिली हो। बिना उसके हो नहीं सकता। तो अब कुछ रशिया की एफएसबी जो इनकी सिक्योरिटी है, उन्होंने तो बड़ा साफ बोला है कि यूक्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे मैंने कहा, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो है अमेरिका और इंग्लैंड का भी हाथ है। तो इस जगह से अब कुछ सालों से ऐसा था नहीं कि देखिए आईएसआईएस तो सीरिया में जरूर टारगेट किया रूस ने, बट आईएसआईएस को टारगेट तो अमेरिका ने भी किया, वेस्ट ने भी किया। क्या ऐसा है कि अब वो आईएसआईएस जा करके यूक्रेन, मतलब हम कहेंगे यूक्रेन अपने आप तो करेगा नहीं। अगर यूक्रेन की जैसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो नाटो से मिल गए हैं, आईएसआईएस उनके साथ मिलके तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये भी एक चीज है जो कि देखना पड़ेगा, क्योंकि आईएसआईएस का वैगनर ग्रुप जो पहले था रूस में, उनके साथ भी अफ्रीका में बल्कि आपस में लड़े थे। तो ऐसा नहीं था कि नहीं था इनके साथ, सहल रीजन में इनका अफ्रीका में था, ये आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसी चीज आई नहीं थी। तो इस वजह से, और जैसे मैंने कहा ट्रैक रिकॉर्ड तो है आईएसआईएस का कि आईएसआईएस एक ऐसे स्मॉल ग्रुप्स भेजता है और जो सुसाइड वाले ही होते हैं। जैसे मैंने कहा पेरिस में देखिए नवंबर 2015 में वहाँ 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और काफी ये चला था। इतिहास जो है वो आईएसआई से मिलता है, रूस का शक जो है यूक्रेन पे। हाँ, लेकिन एक ही चीज है कि ये अकेले नहीं कर सकता, जरूर इसको कोई ना कोई साथ बैकअप होगा, तभी ये सब ऐसी चीजें हो सकती हैं इनके पास। और लास्ट अगर 12 महीने ही देखें, 1 साल ही देखें, देखिए अफगानिस्तान में ब्लास्ट किया इन्होंने 2 जगह, इंक्लूडिंग रशियन एम्बेसी के बाहर एक किया था इन्होंने, और ईरान का हमने नाम लिया ही, वहां पर उन्होंने किया ही किया है। तो ये जो है जो चीजें हैं है जरूर, तो अपने आप वो नहीं आ पाएंगे, जरूर उनके पीछे कोई किसी का हाथ था जो उन्होंने उनको बैकअप दिया और लिया उनको। बिल्कुल। और देखिए रूस में 2014 के बाद कोई टेरर अटैक नहीं हुआ था। 2014 में आपको पता है टेरर अटैक हुआ था, जबकि स्कूल में कुछ बच्चे थे जहां पर कि टेररिस्ट अंदर चले गए थे, लेकिन टूरिस्ट के रूस की अपना
एक पॉलिसी है कि वो कभी भी टेररिस्ट के आगे झुकेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। और वहाँ भी उसमें अगर आपको याद है 2014 में इन्होंने स्लीपिंग गैस अंदर डाली थी, जिसमें सारे टेररिस्ट मारे गए थे और तकरीबन 130 के आसपास कुछ लोग भी मारे गए थे वहाँ। तो ये लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ ऐसा हुआ नहीं था और इनको लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जो है इसके बाद देखिए इसका रिपरकशंस हम और आगे आएंगे। है इस बीच में हुआ क्या, वॉर में हम थोड़ा ये तो था। इसके बाद वॉर फ्रंट में देखिए कि अटैक में अब पुतिन आप जानते हैं कि बदला लेना उनकी, हाँ बिल्कुल। अब उन्होंने 24 घंटे में देखिए उन्होंने तकरीबन 17 जो है उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तकरीबन 150 टारगेट्स पर उन्होंने यूक्रेन में लिया, इंक्लूडिंग कीव को लेके। उनका पूरा तकरीबन एनर्जी सेक्टर उन्होंने लगभग तबाह कर दिया। तो वो अपना बदला लिए जा रहे हैं। मिसाइल्स उन्होंने करीब टोटल अभी कम से कम वो कह रहे हैं कि 50 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 10,000 करोड़ का डैमेज इनका हो रखा है जो अभी अटैक्स हुए हैं। तो ये पुतिन अभी रुकने वाले हैं नहीं, जिस तरह से इनका है। और पता है इनकी, हमें अब तो इनको 20वां साल, मतलब तीसरे चौथे टेन्योर में अपने आ रहे हैं, 5वें में 30 तक तो है ही। तो पता ही है कि वो किस तरह काम करेंगे, कैसा है। मौका भी मिल गया ना यूक्रेन पे और एग्रेसिव, बिल्कुल, इसीलिए वो एग्रेसिव हो गए हैं। देखिए खार्किव में बिल्कुल एग्रेसिव हो गए हैं, डोनेस्क में एग्रेसिव हो गए हैं अभी आकर के। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ला रहे हैं उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि जो है हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, जहां भी जो भी जिन्होंने भी इस अटैक में रहे हैं। दूसरा इन्होंने इनके जो डैम्स हैं, हाइड्रोलिक डैम, उसको जो है उन्होंने टारगेट किया है। और जैसे मैंने कहा खार्किव जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इनकी रूस की, उसको इन्होंने टारगेट किया है। तो अब जो है पुतिन का गुस्सा कहिए या बदला लेने की जो भावना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी जीत के आए हैं 87% वोट्स लेकर के। हालांकि यूक्रेन भी अपना वो कर रहा है, नहीं कि यूक्रेन शांत है, यूक्रेन ने भी इनके कुछ ड्रोन, यूक्रेन के पास वो चीजें अब नहीं बची जो नहीं, बिल्कुल अभी देखिए यूक्रेन के पास कमी काफी है, वेपन्स, एमुनिशन और मैन पावर की भी कमी है। एक ही चीज नहीं है, उसकी भी कमी है। और जो टेरर अटैक ये है, ये तो हम थोड़ा सा देखेंगे। हम जैसे यूक्रेन की बात कर, देखिए यूक्रेन ने भी कुछ किया है। और यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 3 इनकी शिप्स ब्लैक सी में डुबा दी हैं। बहुत बड़ी चीज है। उसने स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स की लेकर के उसने किया। और तकरीबन यूक्रेन का कहना है कि 1/3 इनकी जो कैपेबिलिटी है रूस की नेवी की, नेवल कैपेबिलिटी, वो उसने कम कर दी है। 30% करीब कम कर दिया है उस इलाके में। तो वो भी अपना काम कर रहा है उसके हिसाब से। लेकिन पहली बार हुआ है कि एक दिन में उसने 2 शिप्स इनकी डुबा दी हैं वहां पर। तो इसलिए ये थोड़ा सा 26-27 को ये हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए पुतिन ने भी, रूस ने भी अपने आर्टिलरी शेलिंग से लेके बाकी चीजें पूरी जारी रखी हैं और काफी ज्यादा उन्होंने डैमेज किया है। इसी बीच में देखिए एक और हुई है इंसिडेंट, वो रूस और अमेरिका के बीच में हुआ है। 27 तारीख को नहीं 27 नहीं 25 को ही 25 तारीख को अमेरिका के F-1B जो B-1 बॉम्बर्स हैं, जो न्यूक्लियर कम रेकी बॉम्बर्स हैं, वो जो है उधर आए थे यूक्रेन और उस इलाके में जहां पर तकरीबन पहुंच रहे थे जो रशिया अपना कहता है। और उस समय जो है फिर रूस ने अपना स्क्रैम्बल किया मिक्स उनके वहां पर। तो एक तरह से वो बिल्कुल क्लोज थे, कहिए कि आपस में भिड़े नहीं तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी कि न्यूक्लियर बॉम्बर जो कि उधर बाकी है, अगर कुछ भी हो जाता तो वॉर तो बढ़ ही जाता आगे। और अभी रूस देखिए क्या कर रहा है। रूस ने जब से जो इसका इलाके यूक्रेन जब से शेलिंग करता जा रहा है इसके बॉर्डर एरियाज में, और ये मिलिटेंट्स जब ये आए हैं जो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ बाकी भागे हैं, तो बेलग्रेड का खास करके इलाका जहाँ को बहुत ज़्यादा यूक्रेन टारगेट करता रहा है, तो रूस वहाँ 100 से 120 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाने जा रहा है
मतलब वो जमीन तो उन्हीं की लेगा, अपनी तो लगाएगा नहीं। और बफर जोन बनाने का मतलब कि वहां जो है अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। तो ये है। लेकिन देखिए अब इफेक्ट क्या हुआ दोनों तरफ से। पहले तो लड़ाई का इफेक्ट देखिए कि यूक्रेन का तो बुरा हाल हो ही गया, पावर फेलियर उनका इतना ज्यादा है। आप देखिए कहा तो ये जा रहा है कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अब जो है बढ़ करके 18,650 करीब मेगावाट हो गई है, और जो कि बहुत ज्यादा था। और एक समय था 2008 के 9 या आप 2020-21 लीजिए, यूक्रेन एक्सपोर्टर था, कम से कम 3,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता था। अब जो है यूक्रेन नेट इंपोर्टर हो गया, वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी लीजिए कोई भी खुद ले रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है उसको वहां पर। और देखिए इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा। मेन इम्पैक्ट जो हम समझ रहे हैं कि इसमें हो सकता है, एक तो है कि देखिए रूस का इंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर तो है, चाहे इस अटैक का कुछ भी कहा जाए। देखिए 140 करीब मारे गए हैं, 205 दो तो कह रहे थे 210 ज्यादा करीब इंजर्ड हैं, उसमें से कितने बचते हैं अभी भी वो फिगर नहीं आई। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि करीब 130 आदमी और हैं जो मिसिंग हैं, जिनका पता नहीं है। तो खैर वो अलग की बात है, बट ये फेलियर तो है कि इतना सब होते हुए नहीं देख पाए। दूसरी चीज, अगर हम रूस की ही बात माने तो यूक्रेन और नाटो के साथ मिलकर के इतना बड़ा कारनामा कर सकता है अब इनके बीच में, मॉस्को में जाकर के, तो बाकी भी कहीं भी कर सकता है। तीसरी चीज जो हुई है रूस में, रूस के लोग अब पहले नहीं डरते थे, अब डरने लगे हैं कि अगर मॉस्को में हो सकता है तो हम बाकी जगह कैसे सेफ रहेंगे। अगर ये चीज है तो मतलब बिल्कुल सेफ जिसे कहते हैं, फुल्ली सेफ हैं, वो तो थोड़ा बहुत तो उनके दिमाग में आएगा। रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने बोल ही दिया, जो हम पहले बात कर चुके हैं, कि भाई ये तो अमेरिका और इंग्लैंड और यूक्रेन मिलके उन्होंने किया है। अगर ये है तो, हालांकि उनका ये कहना है कि जिस तरह अमेरिका ने अटैक के होने के तुरंत बाद बोल दिया कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, वो कहते हैं ऐसे ही हमको बताता है कि क्यों ऐसे उन्होंने दिया, अमेरिका क्यों आया, क्यों नो एक बैग तुरंत उन्होंने क्यों क्लीन चिट दे दी यूक्रेन को। बिल्कुल, इसका मतलब उनको कुछ पहले से पता था। और उनका ये कहना था कि आईएसआईएस को बनाया किसने, क्रिएशन तो अमेरिका और इंग्लैंड की है, वेस्ट की है। बिल्कुल, तो उसी आईएसआईएस का हाथ लेकर के वो कर रहे हैं क्या, वो भी यूक्रेन के थ्रू, तो बात वही पड़ेगी। और जो इनके जो नेशनल सिक्योरिटी हैं, इनफैक्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल चीफ हैं रूस के, वो तो सीधा उन्होंने बोल दिया है कि यूक्रेन ही है इसका मतलब ये अमेरिका ने और नाटो ने बोला, यूक्रेन ने बोला है कि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं अपने अटैक्स हमारे ऊपर, इसलिए हमारा नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है इस लड़ाई तो और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेपन्स और एम्युनिशन प्रोडक्शन, जैसे हमने पिछली बार कहा था, रूस ने तो अपना 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ा लिया है। इनके पास पूरे अभी आ नहीं रहे हैं यूक्रेन के पास, तो वो मुश्किल है। अमेरिका उधर लगा हुआ है हमास की तरफ, वहाँ इलेक्शन में अपने उनके यहाँ चल रहा है। ये सब चीजें देख करके सबसे बड़ी चीज है कि जो थोड़ी आशा बनी थी वो कि शायद युद्ध विराम की कोई बात आगे बढ़े, वो लगता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पुतिन ने तो बड़ा साफ बोल दिया है कि इवन स्विट्जरलैंड में जो 15 या ज्यादा देशों की मीटिंग होने वाली इस बारे में, वो उसमें नहीं जाएंगे, न अटेंड करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक रूस नहीं अटेंड करता तब तक कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रपोजल का। तो ये एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है जो अभी हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा ये नहीं होना चाहिए था, बात शांति की तरफ ही बढ़ती रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब जो है नुकसान ज्यादा होगा, और शायद ये नुकसान यूक्रेन और वेस्ट का ही ज्यादा होगा। बिल्कुल। अब सर आप अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और फिर एक और युद्ध का जिक्र करते हैं। वो युद्ध है हमास और इजराइल के बीच का। सर, युद्ध विराम पर बातचीत नहीं बन पा रही है और इजराइल का अटैक भी लगातार जारी है। हालांकि कुछ देश ने कोशिश जरूर किया था कि ये अटैक कम हो, लेकिन इजराइल अपने जिद पे अड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से हमास का खात्मा चाहता है। तो ऐसे में इस युद्ध में अब आगे क्या हो सकता है, वर्तमान की स्थिति क्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? अंकित,
एक युद्ध की हमने बात की, दूसरी युद्ध, और हम हमेशा करते हैं डिटेल में देख करके। देखिए इस युद्ध पर भी कुछ छाया ऐसी पड़ रही है दूसरे तरीके से, लेकिन जो उधर हो रही है यहाँ भी शांति की प्रक्रिया चल रहा था, लग रहा था कि शांति यहाँ भी बातचीत आगे बढ़ेगी, खास करके जो अभी रमजान या रमदान का महीना चल रहा है, और लगा था कि शायद इसमें इजराइल कुछ कमी करेगा, मान जाएगा और हमास भी मान जाएगा, लेकिन बातचीत उस तरह से नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ी जैसी हम लोग सोच रहे थे, दुनिया सोच रही थी। और यहाँ भी चीज मुझे लग रहा है कि थोड़ी उल्टी हो गई है। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं उसमें और आगे क्या होगा, क्या हुआ है इस युद्ध में, वो पहले देख लेते हैं। आप देखिए पिछले इजराइल साउथ गाजा, वेस्ट बैंक और साउथ लेबनान, उनमें अपनी कार्रवाई जारी रखी है, उसने कोई कमी नहीं की है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में राफा का जो एरिया है, जहाँ की सब लोग सारे देश मना कर रहे थे कि इजराइल उसमें नहीं एक्शन ले, अमेरिका से इजिप्ट से लेके सभी, वहाँ 24 लोग मारे गए हैं वहीं पर। और इजरायली जो ऑफेंसिव है वो रुक नहीं रही है, वहाँ गाजा स्ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा अब चल रहे हैं इसके ऑफेंसिव, खान यूनिस के इलाके में चल ही रहा है, विलेज बाय विलेज जो और सेटलमेंट बाय सेटलमेंट वहाँ इजराइल फौज जा रही है, लोगों को राउंड अप किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और ये अल मवासी जो है वहाँ पर गाजा स्ट्रिप में, वहाँ देखिए 12 लोग मारे गए ग्रेड में। तो ये सब चीज़ें उनकी भी चल रही हैं आगे। और आईडीएफ जो है अपना जारी रखे हुए है जेनिन में, वेस्ट बैंक के जो इलाका जेनिन वाला है, जहाँ पर कि ज़्यादा कहा जा रहा है कि इनका होल्ड है हमास का, वहाँ पर जो है पैलेस्टीनियंस काफ़ी हैं, वहाँ पर जो है अपनी कार्रवाई जारी रखे है। और उसके अलावा आईडीएफ जो है जो गाजा का नसेर हॉस्पिटल है जो इजिप्ट ने बनाया था, वहाँ भी जो है उसको इनफैक्ट एक तरह से कहिए कि बंदी हो गया है। तो ये वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने जारी रखा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखें आप तो हमास भी जो है अपने आप को डाउन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट नॉर्दर्न गाजा में, जिसको कि पूरा क्लियर माना जा रहा था कि नॉर्दर्न गाजा में पूरा हमास से खाली कर दिया इजराइल ने, वहाँ भी छिटपुट घटनाएं अभी इनके लड़ाके कर रहे हैं। तो वो भी इलाका मतलब अगर सुलग रहा है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही इजराइल जो अपने सेटलर से सेटलिंग्स जो इनकी जिसके ऊपर कई सालों से विवाद आ रहा है, वो जो है बढ़ाता जा रहा है गाजा में, खास करके वेस्ट बैंक वहाँ पर, जिसको कि बहुत सालों से इस पर लड़ाई चलती आ रही है। तो ये जो है दूसरा, अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो बातचीत तो लग रहा है मुश्किल होगी। दूसरी चीज़, इजराइल ने भी कहा है कि जो हमास का डिप्टी लीडर है, आई थिंक मूसा उसका नाम था, हमास लीडर ईसा, वो मारा गया है, जो कि अभी पुष्टि नहीं है, बट इन्होंने कहा कि इन्होंने मार्च के शुरू में उसको मार दिया था। तो अभी देखिए अगर कैजुअलिटी फिगर आप देखें तो तकरीबन 1140 इजराइल के तरफ से थे जो मारे गए हैं, उनके सिविलियंस और फौजी अभी मिला के, और तकरीबन 8,750 के आसपास घायल हुए थे। लेकिन अभी जो पैलेस्टीनियंस का है ये 32,000 से ज़्यादा इनके, मतलब ये 33 से करीब 32,000 साढ़े 32,000 के आसपास मारे गए, और इनके जो है 75,000 के करीब घायल हैं। अब वहाँ पर हालत, और इसके अलावा देखिए आप वेस्ट बैंक लीजिए तो वहाँ भी तकरीबन 7,000 के आसपास, 450 के मारे गए हैं और 7,000 के आसपास घायल हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये फिगर्स बढ़ गए हैं। हमास भी एक्टिव है, उधर हिजबुल्लाह भी एक्टिव है लेबनान से, और हौतीस जो हैं वो भी एक्टिव हैं, बट थोड़े से उन्होंने अपनी कमी की है। तो और हमास ने तो बड़ा साफ बोल दिया है उसके लीडर ने कि हमारे लिए तो ये बहुत ही मतलब अहम युद्ध है, जन्म मरण तो जो कहते हैं वो तो अलग है कि लाइफ और डेथ, बट उन्होंने कहा कि बहुत अहम है हमारे लिए। और उन्होंने बोला कि जो हमने इनके होस्टेज लिए हुए हैं उनको तो रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल पूरा विड्रॉ नहीं करता। दुनिया की अगर हम बात करें, दुनिया छोड़िए, आप अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका में 50% लोग कह रहे हैं अभी कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है।
30% लोग ही सिर्फ कह रहे हैं कि ठीक है। और यही चीज जो पहले इनके उसमें थी, 45% लोग पहले पिछले साल कहते थे कि नहीं ठीक है, जो इजराइल कर रहा है ठीक है। दूसरा जो था, अगर आप देखें इसमें रिपब्लिकन्स और अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें तो उसमें भी परसेंटेज डाउन हो गया इजराइल का। जो पहले था तकरीबन रिपब्लिकन्स भी 7% कम हो गए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और डेमोक्रेट जो है वो भी तकरीबन 18% कम हो गए हैं। तो ये फर्क इसमें पड़ा हुआ है। अब हम बात लेते हैं जो हम उस पर आ रहे थे कि एक जो रिजोल्यूशन अभी यूनाइटेड नेशन में पास हुआ है, जो अमेरिका ने एक्चुअली दिया था, ये रिजोल्यूशन उसके थ्रू तो क्या मतलब उसी ने कराया था, हालांकि उसने इसमें एब्सटेन किया, इसको वीटो नहीं किया। उस रिजोल्यूशन में था कि ये 25 तारीख का रिजोल्यूशन है इसमें, और देखिए कितने रिजोल्यूशन, करीब 5-6 आए जो वीटो करके कोई आगे नहीं आया, लेकिन इस रिजोल्यूशन को अमेरिका ने वीटो नहीं किया। और जो एक पॉइंट बना हुआ है दोनों के बीच में, इजराइल और इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है। और इसमें दिया हुआ है कि ये जो अमेरिका और इजराइल में मतभेद हुआ इसी पर हुआ है, और काफ़ी मतभेद हुआ है इसके ऊपर, कि इसमें इन्होंने आज दिया था कि फ़लस्तीन जो है जितने हॉस्टेजेज हैं उनको रिलीज करे। दूसरा उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है रमदान के जो महीना, रमदान का जो वो चल रहा है उसमें हर हालत में युद्ध विराम करे। और इसमें जो है उसमें हमास के ऊपर मेन वो था कि अभी कोई कार्रवाई नहीं करे। और ये जो रेजोल्यूशन है देखिए इसलिए कि चूंकि अमेरिका के सपोर्ट से आया था, हालांकि अमेरिका ने जैसे मैंने कहा अब्सटेन किया इसमें उसमें, और इजराइल ने इसको अलग उससे लिया कि इसका मतलब इजराइल ये कह रहा था कि इसका मतलब ऐसे रिजोल्यूशन दे करके ये हमास के समर्थन कर रहे हैं या हमास की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, हमारा एम तो अचीव होगा नहीं। तो इसलिए जो है ये मतभेद हुआ। और अभी देखिए बीच में एक डेलीगेशन इनका जाने वाला था अपना इजराइल का अमेरिका में, जहां जा करके और कैसे हम आगे बढ़े इस मामले में उसकी बात करने के लिए, लेकिन जो है वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और नेतन्याहू ने बोला कि नहीं, इसीलिए हमें नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अमेरिका ने हमें एक तरह से कह रहे हैं कि धोखा दिया है। और इजराइल में देखिए इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेन गिर, जो कि राइट विंग वाले हैं, जो इनके गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने जो है उन्होंने बोला कि जो बाइडेन जो है वो टैक्टिकली और प्रेशर डालना है इजराइल के ऊपर ऐसे रिजोल्यूशन के थ्रू कि इजराइल पर प्रेशर डालना कि ये जो लड़ाई है वो रुक जाए और हमारा एम अचीव नहीं हो। तो ये चीज डायरेक्टली बोला है उन्होंने। तो ये भी एक चीज है जो कि, और वो डेलीगेशन नहीं भेजना इसी के ऊपर इसी की वजह से था। और हालांकि अमेरिका ने उनके जो पेंटागन के इनके स्पोक पर्सन हैं जॉन किर्बी, इन्होंने तो बोला कि अमेरिका डिसअपॉइंटेड है कि भाई ये इनका डेलीगेशन नहीं आ रहा है। लेकिन इसी में और बाकियों का रिएक्शन अगर आप देखिए, रूस ने बल्कि बोला है कि ये तो इससे काम नहीं चलेगा, ये तो परमानेंट सीज फायर होना चाहिए था, परमानेंट सीज फायर की बात होनी चाहिए थी जो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन एक और जो बहुत बड़ी बात है वो है कि अमेरिका ने बोला है कि ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, बाइंडिंग नहीं। अगर बाइंडिंग होता तो इसको एक्शन इनको लेना पड़ता, जो इनके खिलाफ एक्शन होते। तो ये एक चीज इसमें दी हुई है। और हालांकि यूनाइटेड नेशंस के जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने तो ये बोला है कि रिजोल्यूशन जो भी होता है इंटरनेशनल लॉ हो जाता है और इनको फॉलो करना चाहिए, बट ये नॉन बाइंडिंग करके ये दे दिया है। और इससे पहले भी कई ऐसे रिजोल्यूशन आए हैं नॉन बाइंडिंग जो कि इजराइल ने फॉलो नहीं किया है। बिल्कुल। तो ये देख करके लगता नहीं कि इजराइल कुछ करेगा, क्योंकि जब तक यूनाइटेड नेशंस बाइंडिंग होता तब तो ये फॉलोअप होता, कमेटी बनती, देखती और इनके ऊपर एक्शन होता, वो है नहीं। और देखिए दिसंबर 2016 में एक रिजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें था कि इनके ऊपर ये जो सेटलर्स हैं जो बिठा रहे थे उनको सेटलर्स पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, सेटलर्स नहीं बैठने चाहिए। लेकिन ये सेटलर्स और कॉलोनीज बनाते गए और कोई इन्होंने जो है नॉन बाइंडिंग था इसलिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो और 2023 में ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए आया था, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
तो आप 2-3 चीजें देखिए कि क्या अमेरिका अगर ये होता है और इजराइल कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्या उसको वेपन्स एम्युनिशन देना बंद करेगा? क्या उसको सपोर्ट करना बंद करेगा? एक ये भी प्रश्न चिन्ह है जो कि लोग देखेंगे कि भाई क्या ऐसा होगा कि नहीं। दूसरा, इजराइल ने जो है ऑलरेडी देखिए यूएन जो एजेंसी है, रिलीफ एजेंसी, उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। अमेरिका के प्रेशर में आके उसने तीसरा गेट भी एक खोल दिया था रिलीफ आने के लिए। क्या इजराइल अब उस पर भी कंट्रोल करेगा कि नहीं? बिल्कुल, ये भी नहीं आएगा। ऑलरेडी जो एक त्रासदी है वो बढ़ती जाएगी। और अगर ये नहीं होगा तो आप देखिए कि ये हमास और जो बाकी हैं जो भी मिलिटेंट ग्रुप हैं वो भी रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, अरब कंट्रीज का रिएक्शन या बाकी देशों का रिएक्शन जो है वो कैसे किस तरह से आगे आएगा, क्योंकि एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर है जो कर रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा। और ये देख के लगता है कि इस लड़ाई का अंत जल्दी नजर नहीं आने वाला है। लगता नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा। जो ये मतभेद खास करके अमेरिका और इजराइल के अंदर आ गया है या वेस्ट और इनके बीच में आ गया है, इस वजह से। सर, अपने पड़ोसी की बात करते हैं। आतंकवाद की खेती करने वाला आज खुद आतंकवाद के जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। एक तो कि उसकी स्थिति आर्थिक तौर पर भी खराब है, और जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ दिनों के भीतर ही पहले तो उसके नौसैनिक हवाई स्टेशन पर हमला हुआ, जो दूसरा बड़ा नौसैनिक स्टेशन था उसका, और उसके बाद एक आत्मघाती हमला हो गया। उस हमले में उसका सबसे करीबी जो मित्र चीन देश है, उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई। चीन भी बौखलाया हुआ है इसको। कहा जा रहा है कि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेज अब पाकिस्तान में लगाने की सोच रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, और चीन की जो बौखलाहट है, और चीन अगर पाकिस्तान में अपने सिक्योरिटी लगाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे? बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही है। देखिए पाकिस्तान की हम जब भी बात करते हैं, कोई भी करता है, तो सबसे पहले एक ही भारत चीज, सरकार ने वैसे बात करना बंद कर दिया है कि क्या पाकिस्तान की बात देखिए वो एक ही चीज आती है उसमें, और वो है कि वहां पर उनका टेररिस्ट हैं। मतलब आप 51 तो नोन है कि 51 के 51 to 52 नोन ऑर्गेनाइजेशंस का वहां पर जो वहां पर से ऑपरेट करते हैं। अब इसलिए भारत ने देखा कि भाई इनसे अगर हम कुछ भी बात करें तो जवाब उनका दूसरी तरह से आता है। तो उन्होंने कहा कि उनसे बात करने से अच्छा है कि हम जवाब दें, और जब जवाब दिया तो ये हालत है। और भारत शुरू से कहता आ रहा है कि जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे, और वही हुआ है। तो हम सबसे पहले जो बात हुई क्या है वो देखते हैं। देखिए ये 26 मार्च को हुआ है। 26 तारीख को इनमें एक ये जो चाइनीज का एक डैम जो बन रहा है वहाँ, खास करके वो जो इलाका है जिधर से जाते हैं वो माउंटेनस इलाका है, हमको पता है। वहाँ पर बेशम सिटी है, उसके पास ही है वहाँ पर। और ये इनके चाइनीज के वर्कर्स को, इनके इंजीनियर्स को लेकर के कॉन्वॉय जा रहा था 2 बसों का, और सामने से एक एजेंसी जो वहाँ काम करती है पाकिस्तान की, उसकी गाड़ी, नाम ले सकते हैं उसकी गाड़ी आई। हमारे दर्शक तो मुझे पता है कि सब देख रहे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान की उसने एजेंसी की गाड़ी आई और उसमें वही आगे सीधी टक्कर मारी और ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 चीन के जो इंजीनियर्स मारे गए और 1 इनके मारे गए हैं। और ये इलाका वही नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा का है, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों जो हैं ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान का एक्चुअली होल्ड नहीं है, और वो जानबूझ के वहां पर हर तरह से इन्होंने जितनी वहां मानवीय त्रासदी कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं किया, लेकिन वो जो है उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हैं। दूसरा जो है एक कॉन्वॉय, एक्चुअली एक कॉन्वॉय जो इंजीनियर्स को लेके जा रहा था, इस्लामाबाद से जा रहा था, चेंजवर जो इनका हो रहा था, और दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो साइट है, वहां पर ये जा रहा था। दासू में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहां पर, चाइना की मदद से ये बन रहा है। और ये गाड़ी जो है उसके बाद
पूरा नीचे बहुत बड़ी खाई में गिर गई, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके से जा रही थी। तो ये जो हादसा वहां पर हुआ है, और एक्चुअली तो किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ऑफिशियली किसी ने नहीं ली, नहीं तो पहले सब ले लेते थे। और अगर आपको याद होगा कि यही जो इलाका था 2021 में, इसी इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे, इसी पावर स्टेशन दासू के पास ही, इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट पर। और वहां पर जो है 9 चाइनीज मारे गए थे और 8 इनके तकरीबन पाकिस्तान के थे। तो ये जो है वहां पहले हो चुका है, और उस समय भी यही बात हुई थी काफी ज्यादा। इसी के साथ जो आपने कहा, ये 26 की बात थी मार्च को, 25 मार्च को जो आपने बताया कि एक जो नेवल बेस है इनका, वहां पर अटैक, वहां पर मिलिटेंट्स ने अटैक किया नेवल बेस में। लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली? नहीं, वहां नहीं ली, वहां भी नहीं ली है। और ये तुर्बत का एरिया है जो कि साउथ, वो खैबर पख्तूनवा में है, ये साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में है। तो वहां पर भी हम अभी वही बात कर रहे थे कि ये 2 इलाके हैं जो इनको कंट्रोल से बाहर हैं। और वहां पर भी जो है, हालांकि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, लेकिन उसमें BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने किया है। तो मतलब सीना तान के खोल करके वहां पर कर रहे हैं, और ये इनके कंट्रोल से बाहर है। और आप देखिए, पिछले हफ्ते ये BLA ने जो है गवदार में भी एक अटैक किया था छोटा, जिसमें कि उन्होंने 2 जो है इनके जवानों को मार दिया था, जो इनके बाकी आदमी भी मारे गए थे, 8 अटैकर्स मारे गए थे। बट ये एक्शंस वो करते गए हैं। और देखिए गवदार आप कितनी इंपॉर्टेंट सिटी है, जब एक तरह से देखा जाए तो गवादार सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है। ये जो $26 बिलियन का चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, $26 बिलियन की धुर्री है, वो मेन सिटी है गवदार। गवदार पोर्ट है और बाकी वहीं से तो सब आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। चीन ने शुरू में तो इस पर कमेंट नहीं किया, बट बाद में जरूर कमेंट किया उन्होंने। और मैं आपको सिर्फ इनकी कमेंट ही दिखाना चाहता हूं, बिकॉज दुनिया तो जानती है तो वो क्या कमेंट करेगी, उनको पता है कि ये कैसे क्या है। ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल आया है कल का, जिसमें 2 चीजें बोली हैं पाकिस्तान के लिए कि वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने क्लियर यही कहा है कि इट इज ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान, कि ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर चीन के चाहे वो लोग हैं, चाहे उसके इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे उनको जो भी चाइना के कनेक्टेड जो भी चीज़ है उस पर कोई ऐसी हरकत नहीं हो और मिलिटेंट्स एक्टिविटीज इस तरह को नहीं हो। और ये भी बोला है कि ये पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि कई ताकतें हैं जो कि ये डिरेल करना चाहती हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा उन्होंने बोला है कि एडिक्वेट स्टेप्स ले कि भाई ये चीज़ आगे से नहीं हो और प्रोटेक्शन मिले चाइनीज नेशनल्स को, चाइनीज प्रॉपर्टी को, चाइनीज का जो भी वहाँ पर है। तीसरा उन्होंने ये भी बोला है कि चीन के लिए भी, कि चीन को भी समझना होगा कि ऐसी चीज़ नहीं हो। लेकिन जो चीज़ उन्होंने खुद नहीं समझ रहे हैं और समझा रहे हैं अपने आप चीन को और पाकिस्तान को, कि आफ्टर ऑल इन मिलिटेंट्स को पाला पोसा, खिलाया पिलाया, ट्रेन किया, बढ़ाया, मतलब जिसे कहते हैं कि बॉर्न ब्रॉट अप ट्रेंड, और उनको बाहर भेजा कौन, कर कौन रहा है, इन्होंने किया। और अब जो है वो उन्हीं के लिए गले की फांस, उन्हीं के वो कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो पाठ उनको ये पढ़ा रहे थे, गलत चीजें बता रहे थे, वो पाकिस्तान खुद ही अपने स्टेट्स में कर रहा है, इन दोनों स्टेट्स में खास करके, जिसके लिए इनको ट्रेन कर रहा था। खासकर देखिए इन्होंने ट्रेन किसके लिए किया था, अफगानिस्तान में। अब वो भी समझ गए अफगानिस्तान वाले कि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने किस तरह गलत चीजें करके और फायदा खुद उठाया। तालिबान तो अभी भी कह रहा है कि हजारों करोड़ों मतलब अरबों कहिए डॉलर ले करके और तालिबान के नाम पर, और ये खुद लेते रहे, और वो उनकी हालत खराब हो रही है वहां पर। इन्होंने भारत के खिलाफ किया, अब देखिए वही मिलिटेंट्स खुद समझ गए हैं। बिल्कुल, बल्कि जो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो वही नहीं था, हम तो यहाँ रहना चाहते हैं, ये हालत देख करके। और ईरान अब जो ये नाम ले रहे हैं कि ये बलूच वाले हैं, BLA है, TTP है, TJP है कौन है? तो सब इन्हीं के खेती के फसल है, सब इन्हीं के हैं, सारे इन्होंने इनके ही किए लिए हैं। और जब इन्होंने अब क्या ये देख करके, क्या चाइना, जो आपने प्रश्न पूछा था, क्या चाइना अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा?
करना चाहेगा। और मैं तो कहूँगा जरूर, क्योंकि चाइना ने पहले भी बोला था, 2021 में भी बोला था, इनफैक्ट उसने प्रपोजल दिया था कि अपनी आर्मी क्या उसने बोला था, PMF ले आएगा, खास करके आर्मी थी, और वो बेसिस जगह मांग रहा था, बेसिस। तो आप सोचिए, वो तो सब जगह से अपोजिट, भारत ने भी अपोज किया कि भाई उस इलाके में जो हम कह रहे हैं कि हमारा है, उस इलाके का झगड़ा है और आप वहाँ कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ रही तो एक मौका मिल जाएगा चीन को कि अपनी सेना वहाँ ले आए। बिल्कुल। और चीन आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए आत्मघाती भी हो सकता है, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चीन जहां भी है वहां जा करके रुकता तो है नहीं, वो अपने आप को सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर कब्जा बढ़ाना चाहेगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में बहुत ऐसे स्कूल्स में अब मैंडरिन और चाइनीज पढ़ाने जाने लगी है इन्हीं की वजह से। और वो पढ़ करके वो चाहेंगे क्या, वो चाहेंगे कि और आगे बढ़े, इनकी फौज बढ़े या इनके लोग बढ़ें और जा करके पाकिस्तान पर धीरे धीरे इनका कब्जा शुरू हो जाए। उसके बाद चीन जो है, आप देखिए, क्या अगर आ जाता है चीन, तो क्या चीन इन मिलिटेंट से बचा रहेगा? ये मिलिटेंट्स अगर उसी पाकिस्तान, उन्हीं पर जिन्होंने, इनको हम अभी बात करते हैं, जिनकी खेती में इतना आगे बढ़े हैं, उन पर कर सकते हैं ये, तो चीन को कैसे छोड़ेंगे? ये चीन पे भी अटैक होगा, बिल्कुल होगा। और जिन उइघर मुस्लिम्स को के बारे में बिल्कुल उन्होंने सन्नाटा कर दिया, चीन ने रोक रखा, इतना अत्याचार किया उनका जो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इनको पता है, पाकिस्तान में लोगों को पता है और इन लोगों को, मिलिटेंट्स को भी पता है, तो क्या चुप बैठेंगे जब उनके एक टारगेट उन्हीं के जमीन में मिलेगा? जब घर में भोजन हो तो फिर तीसरी चौथी इसी से कनेक्टेड, अगर ये हालत होगी, इसका मतलब चीन अपनी डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाएगा, राइफल की जगह वो गन्स ले आएगा, वो मिसाइल्स ले आएगा। बिल्कुल। और तो एंड कहां होगा? एंड तो होगा नहीं। लेकिन भारत की टेंशन भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल, भारत की ही नहीं, कई देशों की टेंशन बढ़ेगी, बिल्कुल सभी की, और पूरी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। ये जो यूरेशिया या जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये जितने भी हैं, उनकी जो है स्थिति बदल जाएगी। और पूरे विश्व के लिए, राइट फ्रॉम अमेरिका से लेके हर जगह ये एक बहुत बड़ा खतरा सबको महसूस होगा। और इसके बाद जो है, आप देखिए, अगर आप देखें पिछले सालों में, 1-2 सालों की अगर आप समरी लें पाकिस्तान की, तो 43% के आसपास अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आसपास इधर हुए हैं इनके ऊपर। और जहां पर मिलिटेंट्स का अपर हैंड रहा है, वो जीते हैं, मतलब उन्होंने ज्यादा नुकसान किया है। और पाकिस्तान मिलिट्री, ये भी चीन के लिए एक लेसन है, पाकिस्तान मिलिट्री 2002 से ऑपरेशन कर रही है इनके खिलाफ, लेकिन अभी तक उसको कोई इतना ये कहते हैं कि अत्याचार करने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं कर पाए इनका। हालांकि कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन पाकिस्तान यही कहता रहा कि हम डिसबैंड करेंगे इनको, और ये डिसबैंड हो जाएं तब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये चीज हुई नहीं। 4-5 पिछले साल 5 एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन एक भी एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाया और ये चीज चलती रही। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा। पहले तो आप देखिए, अगर आप याद कीजिए, जैसे आपने कहा कि भारत ने तो देखना बंद कर दिया है, बिल्कुल आंख नहीं मुदा है, लेकिन उनकी तरफ मतलब जो हो रहा है नहीं देना चाहता है। लेकिन पहले ये क्या करते थे, कुछ भी होता था भारत को ब्लेम करते थे। अब पूरी दुनिया को सबूत मिल गया कि कहां से क्या हो रहा है। अब ये भारत को ब्लेम भी नहीं कर पाते किसी चीज के लिए। तो अब तो जो इनकी जमीन पर है वही है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है, जैसे आपने बताया कि अभी अगर चीन आ भी जाएगा तो नुकसान सिर्फ इनका तो नहीं है, चीन को भी होगा। और सब तरफ से अफगानिस्तान क्या करेगा, वहां के फिर वो तालिबान क्या बैठे रहेंगे? तालिबान जिन्होंने कि अमेरिका को 20 साल रहने के बावजूद उनको भगा दिया, रूस को भी बाहर निकलने पर मजबूर किया, तो क्या इनके साथ दोस्ती लेकर के अफगानी और चीनी भाई भाई तो लेके चलेंगे नहीं। तो ये एक कुछ ऐसी चीज है कि क्योंकि उनको भी अब वो काफी टाइम हो गया, वो अपनी तालिबान से गवर्नमेंट मजबूत कर चुके हैं, और उनको भी पता है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये मुझे लगता, और अफगानिस्तान को पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ गए हैं, उनको अब ये लग रहा है कि खतरा उनको भी पाकिस्तान से ही ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देख के लगता नहीं कि ये चीज इतनी आसानी से शांत होगी। बिल्कुल। या तो चीन को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी कि जिस तरह वो पैसे लगाया जा रहा है,
अभी तक उसको कुछ नहीं मिला। ये कॉरिडोर देखिए 4-5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था 2019 में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 30-40% भी नहीं बढ़ा और ये बढ़ने नहीं देंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ें सोचने की, चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि कैसे आगे बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने देख लिया चीन के साथ भी जाकर के नुकसान ही हो रहा है, कोई खास मिल नहीं रहा है, उनके पास भी कटोरे लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी देखने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस समाधान हो पाएगा। खैबर में और बलूचिस्तान जितने भी ग्रुप्स हैं इनको जब तक ये बैठ करके इनसे बात नहीं करें और बात करके कोई जस्टिफिएबल एक्शन पॉइंट निकलेगा। बिल्कुल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सर अब बात हम चीन की करते हैं, और चीन और फिलीपींस के बीच में जिस तरीके से साउथ चाइना सी में जो कोस्ट गार्ड के बीच में कुछ झड़प हुई है, उसके बाद से वहाँ की स्थिति क्या है, और क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि अभी भी मनीला में है, वहाँ उन्होंने फिलीपींस का समर्थन भी किया है। इससे क्या होगा? क्या जो भारत की जो शांति की पेशकश है उसमें कोई चीज और भी इजाफा देखने को मिलेगा? आप पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अंकित, ये फिलीपींस और चीन का साउथ चाइना सी तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक वही इलाका है वहाँ पर, और चीन की हर एक से वहाँ पर इस मतभेद हैं, खास करके बाउंड्री के बारे में, क्योंकि चीन कहता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है उसका खुद का है और ये सालों से इसके ऊपर चला आ रहा है। जो अभी का इनका हुआ है, वो जो इलाका है वो एक थॉमस शोल्स हैं इलाका, जो कि स्प्राटली आइलैंड्स है। स्प्राटली आइलैंड्स बड़े फेमस हैं और इसके ऊपर काफ़ी इनके बीच में मतभेद चलता रहा है और चलता है चीन और फिलीपींस के बीच में। तो वहाँ पर ये हुई है और ये चीज़ 23 मार्च को हुआ ये कि जो ये हम थॉमस शोल की बात कर रहे थे, थॉमस शोल वाले इलाके में एक फिलीपींस की शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी वहाँ, नेवल शिप। तो उन्होंने वहाँ पर एक नेवल उसको स्टेशन ही बना दिया अपना, और वहाँ पर अभी भी वो आते जाते रहते हैं। ये 1990 की बात है और तब से चीन का कहना है कि हमारा इलाका है और इनका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से हटाइए अपनी पूरा। और इनका कहना है चीन का कि फिलीपींस ने कहा था कि हटाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। और फिलीपींस वहाँ पर अपने सप्लाईज और आदमी जो वहाँ पर थॉमस शोल जो है स्प्राटली आइलैंड्स के साथ ही ये इलाका, तो वहाँ पर अपना मैन पावर नेचुरली जो नेवे के या बाकी आदमी हैं उनको चेंज ओवर करता रहता है, वहाँ पर लॉजिस्टिक सामान बाकी चीज़ें वहाँ भेजता रहता है। और वही चीज़ इस बार हो रही थी, जिसमें इसमें तकरीबन 2 बड़ी बोट्स में इनके सामान जा रहा था, जिसको फिलीपींस का और 2 कोस्ट गार्ड के सुरक्षा देते हुए शिप जा रही थी उसमें। और उसमें जो है उस समय चीन ने तो अपना रखा ही हुआ है वहाँ, उन्होंने जो है रोकने की कोशिश की, रोका उनको और उनको आगे जाने से मना किया। एक तरह से ये कहा जाए कि फिलीपींस का कहना है कि जो हमारा इलाका है, हम अपनी जगह जा रहे थे और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो इनको कुछ अधिकार ही नहीं है वहाँ करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हमारा इलाका है इसलिए, और अपने जो है हम अपनी नेवल पर्सनल के साथ जा रहे थे, अपना सामान लेकर के वहाँ जा रहे थे, तो इसलिए जो है ये झड़प हुई। और उस झड़प में यहाँ तक हो गई कि इनके चीन ने वाटर कैनन का उपयोग किया और इनके जो कोस्ट गार्ड की जो भी शिप थी, और वो लगभग एक तरह से वो पलट गई, इतनी तेज उनके ऊपर इन्होंने किया था। और चीन ने बोला कि ये जो है एक उन्होंने जो है एक्शन लिया है वो बिल्कुल लॉफुल एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि ये हमने इंटरसेप्ट किया है, हमारा अधिकार है कि इंटरसेप्ट करें और बाहर निकालें, उन्होंने बोला एक्सपल्जन, मतलब हम निकालें उन जो है कोई भी ऐसी जो शिप है जो कि जबरदस्ती हमारे इलाके में आ रही है, मतलब उन्होंने कहा कि ये पूरा हमारा इलाका है, उसको हमने अपना एक्शन लिया है। तो इसलिए जो है हालांकि देखिए फिलीपींस ने बोला कि ये तो हम अपने ही शिप पर अपने इलाके में जा रहे थे। फिलीपींस का अमेरिका से, नाटो से भी संबंध है इसके बारे में, तो उन्होंने भी डिनाउंस किया कि ये नहीं करना चाहिए था चीन को।
और चीन के, हालांकि ये भी हुआ था कि उसके बाद चीन और फिलीपींस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की, लेकिन लगता नहीं कि कोई खास नतीजा इसमें निकल आया। और देखिए ये दोनों जो है मैरीटाइम डिस्प्यूट का तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, इतिहास है वहाँ का, खास करके फिलीपींस और इनके बीच में, और अदर जैसे मैं कह रहा था पूरा कंप्लीट साउथ चाइना सी में। और 1990 आप देखिए वो ग्राउंडेड है ये जो जहाज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो तब से आप मान लीजिए कम से कम उसे पहले से ही चल रहा है, 30-34 साल तो यही हो गए। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, एक स्कारबोरो करके शोल है, ऐसी शोल्स जैसे समुद्र में हैं, वहां भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी चीन के साथ इनकी, और ऐसी 2012 में हुई थी बल्कि। तो उसके बाद इनका कुछ न कुछ चलता रहा है इस तरह की। और चीन, और हालांकि ये भी है कि शंघाई में चीन और फिलीपींस के एक डेलीगेशन मिला इसी चीज पर बात करने के लिए, इस इंसिडेंट से पहले, कि मिलकर बात करेंगे और बातचीत से कोई रास्ता निकालेंगे। जो अभी आप कह रहे थे कि भारत शांति चाहता है, भारत यही कहता है कि बातचीत से रास्ता निकालिए, तो वही चीज इनकी चल रही थी वहां पर। लेकिन जो अभी हुआ उसे लगता नहीं कि वो प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये तो इन्होंने, फिलीपींस ने बोला कि उनकी संप्रभुता और जो अखंडता पर, उस पर जो है इस तरह का हमला हो रहा है। जो हमने अभी बात की भारत की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहां थे 25 से 27, उनकी विजिट कल तक थी, सिंगापुर की विजिट के बाद वहां गए थे। और वहां उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि जो फिलीपींस ने कहा कि उनकी नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात है, उसके लिए भारत पूरा सपोर्ट करता है और अक्षुण्ण रहना चाहिए उसमें, वो रखने में पूरी मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1982 का जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉज ऑफ सी, वो है, वो मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए, जो चीन नहीं मानता। चीन ने उसको बिल्कुल ही नहीं मानता, कहता है कि नहीं हम इसमें नहीं मानेंगे और हमारा ये इलाका है उसी पर चल रहा है। दूसरी चीज़, और इन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कि उनको पूरी भरोसा दिया कि हम जहाँ तक है क्वाड और इसके मिल करके आपकी जो मदद करनी होगी हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रीजनल इश्यूज, इन सब के बारे में, यूक्रेन वॉर, सबके बारे में बात की वहाँ पर, म्यांमार सिचुएशन में। तो ये भी एक पॉइंट था, सिर्फ यही नहीं था जो कि इसी के लिए बात करने गए थे। ये तो इंसिडेंट वहाँ के रहते हुए हुआ, पहले तो हुआ नहीं। तो वो जो है इन्होंने, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भाई भारत अपनी कैसे क्षमता रख रहा है, कि चाहे रेड सी है, इंडियन ओशन है, इंडो पैसिफिक है, वहां भी भारत अपने नेवल प्रेजेंस रख रहा है और रखेगा, और इसीलिए कि शांति बनी रहे। और जो हम बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं सी के, वो जो है चलते रहें। तो उन्होंने मार्कोस के बारे में जो एक्शन है उनके बारे में भी बताया, और कहने का मतलब डेफिनेटली ये था कि मार्कोस एक जगह हमारे एक्शन कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं, जैसे शिप्स को बताया, हम सभी जानते हैं। देखिए यही नहीं है, 2023 में भी भारत ने भी जो है एक ऐसी बोला था भारत ने कि जो जितने ये जो 2016 में एक ट्राइब्यूनल बना था, ट्राइब्यूनल बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, जिसमें दोनों अप्रोच किए थे इसी के बारे में, बाउंड्री के बारे में, और उसमें जो गया था उनकी जजमेंट वो फेवर में गई थी फिलीपींस की। तो भारत ने पिछले साल ही बोला था कि भाई वो जो ट्राइब्यूनल था जिसको दोनों को मानना चाहिए और अब चीन को भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट गया है लेकिन इसका मतलब वो सही फैसला है, तो इसके बारे में भारत ने भी बोला था कि ये मानना चाहिए। वो भी जो है चीन ने बरखिलाफ लिया है। तो इसलिए जो है अब इसी में आगे क्या है, अगेन मैं ग्लोबल टाइम्स को ही कोट करूंगा जो इन्होंने बोला है, बिकॉज उनका माउथ पीस है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का और चीन की सरकार का। उनका कहना है चीन का कि भारत जो है टेंशन्स बढ़ा रहा है, इग्नाइट कर रहा है, उसमें कहते हैं ना आग में घी डाल रहा है, बढ़ा रहा है चाइना की पेरिफेरी पर, मतलब पूरी बाउंड्री चाइना की जो सी पेरिफेरी है, सी नहीं पूरी पेरिफेरी पर, और ये चाइना के ऊपर ऐसे करके प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है जिससे जो लैंड बॉर्डर हमारा डिस्प्यूट है नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए वो प्रेशर डाल सके और वहां कंसेशंस ले सके। ये इनका है। जैसे मैंने कहा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो एक बात ली थी सारी बातों में, बट उसका चीन ने सिर्फ उसी को लिया है। दूसरा उन्होंने
इंडिया को, भारत को भी नसीहत दी है। कहते हैं कि उनको चाहिए कि भारत कोलैबोरेट करे आपस में चीन के साथ, बजाय चीन की बरखिलाफी करे, और तभी आपसी फायदा होगा। अदरवाइज अभी जो है भारत कर रहा है वो अपना अमेरिका और वेस्ट के इशारे पर कर रहा है, और जो आगे चल करके भारत का ही नुकसान होगा। तो ये भी नसीहत उन्होंने दिया है। और उन्होंने बोला कि क्वाड को लेकर के भी ये बना रहा है भारत, प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहा है चीन के ऊपर। तो एक चीज देखी जाए तो मतलब ये मान रहे हैं क्या, मैं कहूंगा कि इसका मतलब कि उनको वो प्रेशर पड़ रहा है इन भारत के एक्शन से। उनको लग रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और उन्होंने यह भी बोला है कि जो चीन और फिलीपींस की बीच की ये आपस में मतभेद है, ये तीसरी पार्टी का कोई इसमें मतलब नहीं है, उनके लिए इररिलेवेंट है। उनका शब्द जो है ग्लोबल टाइम्स ने बोला तो है। फिर इंडिया पाकिस्तान का मतभेद तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि जब ये बात उनके में है तो यहां पर क्यों आती है? बिल्कुल, फिर यहां पर भी वही लागू होना चाहिए। तो वहां पर ये नहीं देख रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर भारत साउथ चाइना सी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो नॉर्थ ईस्ट में उसका हमारी जमीनी या लैंड बॉर्डर का जो मामला है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। तो ये इंडायरेक्ट भारत को धमकी देने की भी कोशिश नहीं है कि देखिए आप हम जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, अगर आप उसमें बाधा बनेंगे तो हम आपको परेशान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको एक चीज समझनी है। और उससे पहले कि उनकी बात करें, देखिए दो चीज मैंने जैसे कहा अभी कि लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह भारत का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरह भारत साउथ चाइना नेशनल पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट ले रहा है भारत, जो पहले नहीं इंटरेस्ट, मैं कहूंगा इंटरेस्ट नहीं, भारत इफेक्टिव हो रहा है। और भारत की जो प्रभुता है, संप्रभुता है, संप्रभुता तो अपनी है ही है, प्रभुता को लोग समझ रहे हैं कि भारत ऐसा करने में सक्षम है। बिल्कुल, जो पहले भारत नहीं बोलता था, उसका दिखाता नहीं था, ना दिखाता था, ना लोग देखना चाहते थे, बट अब लोग खुद देख रहे हैं जो भी भारत कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, मैं कहूंगा भारत दिखा तो नहीं रहा है, कर रहा है, लोग समझ रहे हैं, और उससे लग रहा है कि असर इसका चीन पर पड़ रहा है। बिल्कुल, जो कि एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो चीज जैसे मैंने आपको कहा 1990 में वो शिप गई थी, 1923-24 में भारत के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब 30 सालों से उसको लगता था कि वही सब कर लेगा। लेकिन अब जो है फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया सपोर्ट का, उस पर बौखलाया, जबकि अमेरिका और वेस्ट हमेशा फिलीपींस का सपोर्ट करते रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब उसको लग रहा है कि भारत की सपोर्ट से हो सकता है फिलीपींस को ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल, और उसके पास इसका मतलब उसको प्रेशर लग रहा है कि डालेंगे लैंड बॉर्डर के लिए। तो ये चीज एक मैं कहूंगा अच्छी पहले, हाँ धमकी तो दे रहा है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि जो धमकियां दे करके कुछ करने की कोशिश की, उसमें उनको क्या मिला। और आज चीन नहीं, हर एक देश ये जानता है, जो भी भारत के दुश्मन देश है, या मैं भारत तो कहता नहीं कि हमारे कोई दुश्मन देश हैं, कहता है वो सबसे मित्रता भारत रखना चाहता है, बट भारत के बारे में जो ऐसी सोच रखता है शत्रुता की, उसके लिए भी कि भारत उनका भी नुकसान करेगा, रादर उनका ही करेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो इसलिए चीन भी ये समझ रहा है। तो खुले शब्दों में तो नहीं कह पा रहा है, लेकिन एक उसको मौका मिला है ये कहने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक का ये जो मामला है, ये जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और ये अगर प्रेशर, और जैसे भारत ने सिर्फ बात की, सपोर्ट की, और इतना प्रेशर चीन के ऊपर पड़ा, ऐसे अगर बाकी देश अपने यहां से बोलते रहेंगे तो उससे काम नहीं करना चलेगा। उनको कोई मार्कोस एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको अपने नेवल फ्लीट ऐसे करके दिखानी पड़ेगी, उनको कोई स्पेस रॉकेट छोड़ के दिखाना पड़ेगा एक्चुअली कि ऐसे होगा, ऐसी क्षमता है, ऐसा कर सकते हैं, हम सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, तब जाकर के ये बात बन पाएगी। और बात वही है, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि बात हुई है जो भारत कहता रहा है, बातचीत। हाँ, बातचीत कीजिए, शांति से रहिए, रहने दीजिए, तभी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो ये था आज का शौर्यपथ कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट में फीडबैक जरूर दें। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।